प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के 5वें चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि आंकड़े क्या होते हैं और आंकड़ों के आलेखीय निरूपण में हमने चित्रालेख, दंडालेख और द्विदंडालेख को रिवाइज किया और इन पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो इस लेक्चर का लिंक जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस लेक्चर की। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि यथाप्राप्त आंकड़े क्या होते हैं। उसके बाद आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों का वर्गीकरण हम देखेंगे क्या होता है। और अब आंकड़ों का वर्गीकरण करने के पश्चात उसी का आलेखीय निरूपण होता है। एक वर्गीकृत आंकड़ों का एक ग्राफ होता है जिसको हम आयत चित्र बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए उनको सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब देखिए कि यथा प्राप्त आंकड़े रॉ डाटा क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि डाटा जिस रूप में हमें प्राप्त हुए शुरू में, यानी प्रारंभिक रूप से डाटा जिस रूप में हमें प्राप्त होते हैं वो यथा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है। पहले स्टूडेंट ने बताया कि मुझे कला यानी ड्राइंग पसंद है, दूसरे ने बताया कि मुझे गणित पसंद है, तीसरे ने बताया विज्ञान पसंद है। वो बच्चे जैसे जैसे बताते रहे हम अपनी कॉपी पे नोट करते रहे। तो इस तरह से हमें ये जो है एक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो आंकड़े प्राप्त हुए वो है यथा प्राप्त आंकड़े या जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं। अब यथा प्राप्त आंकड़ों में जो है कमी होती है। क्या कमी है कि यदि अब मान लीजिए कि हमने कॉपी पर ये यथा प्राप्त आंकड़े नोट कर रखे हैं और आपसे किसी ने पूछ लिया, आपके दोस्त ने पूछ लिया जैसे कि कितने बच्चे ऐसे जिनको गणित पसंद है, तो एकदम से इसका जवाब आप नहीं दे पाओगे, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। या फिर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया जाता है या सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट पसंद किया गया, तो यहाँ से जवाब देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक, इसलिए इन आंकड़ों को संगठित किया जाना ज़रूरी है, यानी इनको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से, कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, 4 ही सब्जेक्ट है, बेशक आप ऊपर से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इनको छांट के रख लेंगे भी कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया। ठीक, अब छांटने का भी एक तरीका होता है। जैसे सबसे पहले आ गया कला, तो यहाँ पर ये मिलान चिन्ह के द्वारा हम करेंगे ताकि बीच में गलती ना हो कोई भी। मिलान चिन्ह क्या होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक आंकड़ा तो मिलान चिन्ह में ऐसे एक लाइन लगा देंगे, 2 है तो ऐसे 2 लाइन, 3 आंकड़े हैं तो 3 लाइन, 4 एक जैसे आंकड़े तो 4 लाइन और 5 है तो ऐसे 5, यानी काउंटिंग है ये 1 2 3 4 और ये 5, छठा ऐसे 7 8 9 10। ये मिलान चिन्ह का तरीका होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे समझ जाओगे अच्छे से। जैसे कला आ गया, कला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। फिर गणित, गणित यहाँ पर है। ठीक, फिर विज्ञान, विज्ञान कहाँ पे है, विज्ञान यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद फिर देखो गणित आ गया, गणित को फिर हम गणित पे आगे लगा देते हैं यहाँ पर। और फिर आ गया कला, कला को फिर मैं कला के आगे लिख देता हूँ। अंग्रेजी, अंग्रेजी को मैं अंग्रेजी के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर आ जाता है गणित, गणित को मैं फिर गणित के आगे लिख देता हूँ। और फिर आ गया अंग्रेजी, अंग्रेजी को फिर हम अंग्रेजी के आगे एक और मार्क कर देते हैं। फिर कला, कला में भी हम एक आगे मार्क कर देते हैं। उसके बाद है विज्ञान, विज्ञान में भी हम एक आगे और मार्क लगा देते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है कला, कला में
फिर हम एक और आगे मार्क लगा देते हैं। देन फिर से विज्ञान, विज्ञान में एक और मार्क आप लगा दीजिए। अगेन विज्ञान, एक और मार्क लगा दें। फिर गणित, गणित में 3 पहले हैं, एक और लगा दिया। उसके बाद कला, कला में देखिए 4 पहले हो चुके हैं, ये 5वां। फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी में देखिए 3 पहले हैं, चौथा ऐसे लगेगा। और उसके बाद कला, कला में देखिए 5 पहले हो गया, छठा फिर यहाँ से शुरू होगा। और विज्ञान, विज्ञान में ऑलरेडी कितने हैं, 4, ये लो जी 5वां। फिर गणित, गणित में भी जो है पहले 4 है, ये 5वां हो गया। फिर विज्ञान, विज्ञान में एक और लगा दीजिए। और नेक्स्ट कला, कला में एक और हो गया। ठीक, तो अब देखिए इन मिलान चिन्हों का फायदा क्या हुआ कि बीच में गलती नहीं लगती, न ही कोई छूटने का चांस। देखो इधर हमने निशान लगा दिया, यहाँ पर ये मिलान चिन्ह बनाते रहे। ठीक, और अब देखो इनको गिन गिन के लिख दो आगे, 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 7। यहाँ कितना 5, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। यहाँ 5 और 1 6, और ये हो गए 4। ठीक, तो अब देखिए ये जो यथा प्राप्त डाटा थे, इनको हमने एक सारणी में ऑर्गेनाइज कर लिया है, सारणी में व्यवस्थित कर लिया है इनको। ठीक, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा कौन सा विषय पसंद किया गया, आप फटाफट बता दोगे जी कला पसंद किया गया। सबसे कम कौन सा विषय पसंद किया गया, अंग्रेजी पसंद किया गया। और ये पूछे गणित कितने बच्चों ने पसंद किया जी, 5 ने पसंद किया। तो इस तरह से अगर यथा प्राप्त डाटा की हम सारणी बना लेते हैं ना, तो यहाँ पर इन आंकड़ों से जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। अब यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर कला विषय जो है वो 7 बार रिपीट हुआ है, तो कला के लिए 7 संख्या क्या है, ये कला की बारंबारता है। 7 क्या है, कला की, ये 7 क्या है, कला की बारंबारता, बारंबारता। ठीक, तो इसी तरह से अगर गणित की बारंबारता पूछे तो 5 है, विज्ञान की बारंबारता पूछे तो 6, और अंग्रेजी की बारंबारता कितनी है, 4 है। और इस तरह से ये जो सारणी बनी है ना, इस सारणी को हम कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। ठीक, तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे मैं आपको समझाता हूँ कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। इनको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 8वीं क्लास के 60 विद्यार्थियों के डाटा हमारे पास है कि इन्होंने गणित विषय में 50 में से कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो जैसे ये यथा प्राप्त आंकड़े हैं कि पहले विद्यार्थी ने 21 प्राप्त किए, फिर 10, 30, 22, और इसी तरह से ये 60 विद्यार्थियों के सारे डाटा हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए कि इसमें अगर हम बारंबारता बंटन सारणी पहले की तरह से अगर बनाते हैं ना, तो इसमें सबसे छोटा जो प्रेक्षण है जो हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। 5 से छोटा भी कोई है, चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर जैसे मान लिया कि मैंने ये सारणी कुछ ऐसे बनाई कि 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद जो दूसरा आंकड़ा यहाँ पर 7 वाला दिखाई दे रहा है, 7 वाले कितने, 1। ठीक है, तो मान लिया इस तरह से मैं सारणी बनाता हूँ, तो इसकी कमी देखिए क्या है कि किसी प्रेक्षण की बारंबारता 1 आएगी, किसी की 2 आएगी, ज़्यादा ज़्यादा किसी की 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सारणी से भी हमें कोई विशेष सूचना जो है वो मिलने वाली नहीं है, या सूचना इस ऐसी एक लंबी सारणी से सूचना प्राप्त करने हमारे लिए कोई आसान नहीं है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता भी किसी बंदे का ऐसा कोई इंटरेस्ट होगा भी 49 अंक जो कितने बच्चों के आए भाई, ऐसा तो मुझे नहीं लगता किसी का होगा कोई इंटरेस्ट। तो ऐसे जो डाटा है जो ना, उनको हम ऐसे करते हैं कि 0 से
10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। फिर 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। इस तरह से पूरे डाटा को हम क्या करते हैं, ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से ग्रुप में बांटने के बाद जो है, जो हमें डाटा मिलते हैं ना, उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। ये इनके वर्ग बना लेते हैं। 0 से 10 का एक वर्ग हो गया, 10 से 20 का दूसरा वर्ग हो गया, 20 से 30 का तीसरा वर्ग हो गया। तो इस तरह से पूरे डाटा को इस तरह से वर्ग में बांटना जो क्या कहलाता है, आंकड़ों को वर्गीकृत करना कहलाता है। ठीक, तो 0 से 10 का एक वर्ग भी कहते हैं, इसको वर्ग अंतराल भी कह देते हैं। ठीक है, अब 0 से 10 में क्या आएगा कि 0 से लेकर के 9.9999 अंक प्राप्त करने वाला आ जाएगा, लेकिन पूरा 10 वाला नहीं आएगा, 10 वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसकी बारंबारता लिखते हैं कि जैसे 21 है, 21 को काट दो, 21 कहाँ आएगा, 21 से 30 वाले में आएगा ऐसे। फिर 10 पूरा 10 है तो पूरा 10 इसमें आएगा। उसके बाद पूरा 30 है, पूरा 30 है तो अगले में आएगा पूरा 30, इसमें 29 पॉइंट आगे तक आ जाएगा, लेकिन पूरा 30 होते ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे है 22 आ गया आपका 20 से 30 में। उसके बाद 33 आ गया 30 से 40 में। उसके बाद 5 आ गया यहाँ पर 37 यहाँ पे। उसके बाद 12 यहाँ पे 25 आ गया 20 से 30 के बीच में। 42 आ गया 40 से 50 के बीच में। 15 यहाँ पे 39 आ गया 30 और 40 के बीच में। और फिर 26 आ गया 20 और 30 के बीच में। 32 आ गया आपका 30 और 40 के बीच में, 4 हो गए तो ये 5। उसके बाद 18 आ गया आपका 10 से 20 के बीच में। 27 आ गया हमारा 20 से 30 के बीच में, 4 हो गए ये 5। उसके बाद 28, 5 और 1 6। अब देखिए कि आपका समय बचाने के लिए मैंने बीच में से वीडियो को स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि एक 50 का पूरा डाटा भी आ गया है। तो 40 से 50 में तो ये आएगा ना, इसलिए मैंने एक वर्ग इसमें और डाल दिया 50 से 60 का। और सारे मिलान चिन्ह जो है यहाँ से देख के मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने तो आएगी हैं। और ये लाइन जो है ना इस तरह से हमारी बुक में ऐसे लगी हुई, तो आपने ऐसे लगानी है। ठीक है, मैंने पहले जो है ऐसे करके यूँ लगा दी थी, आपको ये ऐसे लगानी है। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको थोड़ा। तो 0 से 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी हैं। 10 से 20 में 5 और 5 10 विद्यार्थी हैं। 20 से 30 में 5 10 15 20 और 21 विद्यार्थी हैं। 30 से 40 में 5 10 15 और 4 19। और 40 से 50 में 5 और 2 7 विद्यार्थी हैं। 50 से 60 में कितने विद्यार्थी हैं, 1 विद्यार्थी हैं। और इसका अगर कुल योग करके देखें हम, कुल योग अगर आप करके देखोगे तो 2 3 और 9 12 और 7 19 और 1 20, कैरी 2 और 1 3 2 5 और 1 6, कुल कितने हो गए 60। तो देखिए यहाँ पर ये बारंबारता आ गई। तो यहाँ पर 0 से 10 वर्ग की बारंबारता क्या है, 2 है। ये क्या है, बारंबारता। और अब जो ये सारणी बनी है ना, इसको हम कहेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। क्या कहेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक, और अब देखिए कि किसी भी वर्ग की जो ये पहले वाली जो संख्या है ना, ये कहलाती है इसकी निचली सीमा।
कौन सी सीमा कहलाती है? निम्न वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा, ठीक। और ये जो संख्या है आगे वाली, ये उच्च वर्ग सीमा कहलाती है इसकी, ठीक। उच्च वर्ग सीमा, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं निचली सीमा और इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। और निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा का जो अंतर है ना, इसको हम कहते हैं ये वर्ग अंतराल का माप। क्या कहते हैं? माप या चौड़ाई। माप या चौड़ाई। अगर यहाँ पूछे कि वर्ग अंतराल का माप क्या है, तो ऊपरी सीमा में से नीचे वाली सीमा घटा दो, 40 माइनस 30 कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर माप या चौड़ाई कितनी है? 10। और इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ग या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल की निचली सीमा क्या है, ऊपरी सीमा क्या है, वर्ग अंतराल का माप या चौड़ाई क्या होती है, ठीक। और इस सारणी को हम क्या कहते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। अब देखिए कि इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन की हेल्प से जो है, मैं आपको एक प्रकार के और आलेख के से परिचित करवाता हूँ कि इसका आलेख एक बार हम ड्रा करते हैं, उसके बाद हम उसका नाम बताएंगे। कि आलेख ड्रा करने के लिए जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक लाइन तो एक्स एक्सिस की तरफ लगाएंगे, ठीक। और दूसरी जो है वाई एक्स की तरफ लगा लेंगे, ठीक है। तो इस साइड तो मैं क्या ले लेता हूँ? विद्यार्थियों की संख्या, और इधर ले लेता हूँ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया प्राप्त अंक, और इधर विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या यहाँ बारंबारता में कितनी? 21 है। तो मेरे पास पेज कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर मैं 21 तक या 21 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है संख्या को लिख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले देखिए निशानी लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए मेरे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। क्योंकि मेरे को अधिकतम 21 ही तो दर्शाना है, तो मैंने 22 तक कर दिया। अब यहाँ पर प्राप्त अंक जो है 60 तक है। 0 10 20 30 40 50 60, चलो मैं 70 तक लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख वैसे फालतू दो, कोई समस्या नहीं है। अब 0 से 10 में 2 स्टूडेंट हैं, 0 से 10 में 2 स्टूडेंट हैं, ठीक। अब 10 से 20, अब देखो 10 यहीं से स्टार्ट हो गया, बीच में कोई गैप नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 10 है, ऊपर वाला ये 10 से 20 है, तो यहाँ गैप नहीं छूटेगा इस बार। 10 से 20 में 10 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 में 10 स्टूडेंट हैं, और यहाँ से मैं इसको जोड़ता हुआ चलता हूँ, ठीक। और फिर 20 से 30 में 21 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 में 20 और 22 के बीच में यहाँ पे 21 मिलेगा, तो ये लो जी, ठीक है। और ये लो, ठीक। 30 से 40 में 19 स्टूडेंट है, 18 और 19, 18 और 20 के बीच में 19 मिलेगा आपको, ये लो जी, ठीक। 40 से 50 में 7 है, 6 और 8 के बीच में 7 मिलेगा, ये लो 7। और 50 से 60 के बीच में 1, ये लो 50 से 60 के बीच में 1। तो आपने ये जो इस तरह का जो चित्र आपने जो ड्रा कर दिया है,
जिसमें बीच में गैप नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डाटा हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो इसको हम दंड आलेख नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं आयत चित्र। क्या कहते हैं? आयत चित्र। क्या कहते हैं? आयत चित्र बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। HISTOGRAM। ठीक। तो आयत चित्र और हिस्टोग्राम कहाँ कहाँ पर हम दर्शाते हैं? जहाँ पर इस साइड आंकड़े अलग अलग हो ना, जैसे मान लिया पहले वाले में हम दर्शा सकते हैं, जैसे जो सबसे पहले हम बारंबारता बंटन सारणी पढ़ के आए हैं कि जिसमें अलग अलग विषय थे, कला, विज्ञान, गणित। ठीक, कला, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। तो उसका हम अलग से दंड आलेख कह सकते हैं कि यहाँ पर कला लिख दिया, यहाँ विज्ञान, यहाँ गणित, और एक और क्या था? इंग्लिश। ठीक, तो इसका ग्राफ अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, ऐसे दंड आलेख उसका खींच सकते हैं। ठीक, क्योंकि कला का विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं था। ठीक, ये अपना अलग काम है, इसका अलग काम है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ कॉमन आ गई ना, 10, 20, 30। यहाँ डाटा हमारे क्या हो गए? कंटिन्यूअस हो गई। इसलिए इसका दंड आलेख ना खींच करके क्या बनेगा? आयत चित्र बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा। तो आप यहाँ पर आयत चित्र और दंड आलेख के बीच में फर्क समझ गए हैं ना, कि यहाँ पर दंडों के बीच में खाली स्थान होता है और यहाँ पर कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक और हिस्टोग्राम दिखाया है, एक और आयत चित्र दिखाया है। इसमें थोड़ी सी एक अलग बात है, वही समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पर आपको एक स्कूल के 25 अध्यापकों की आयु का जो है ये आयत चित्र बनाया है, कि यहाँ पर 4 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच में है, 5 अध्यापक ऐसे हैं जिनकी आयु 25 से 30 के वर्ष के बीच में। इसी तरह से आगे तक ये डाटा आपको दे रखे हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। बाकी हमें इस डाटा से कोई मतलब भी नहीं है। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ ना, वो देखो यहाँ पर है ये चीज़। ठीक, यहाँ देखो, क्या आपको टेढ़ी सी लाइन दिखाई दे रही है ना? तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता, सोच के देखो कि अगर मैं ये हिस्टोग्राम ऐसे बनाऊँ और यहाँ 0 लूँ, 0 से 10, 10 से 20, या ठीक, तो हमारी इतनी जगह वेस्ट जाती। फिर हम 20 से 30 यहाँ स्टार्ट करते, ये इतनी जगह खाली छोड़ के फिर करना पड़ता। या फिर ये तो 0 से 20 की बात है, कई बार हमें क्या होता है कि यहाँ 70 से 80, 80 से 90 कुछ ऐसे स्टार्ट करना पड़ जाए। ठीक है, कि जैसे बुढ़ापा पेंशन लेने वाले जो है बुजुर्गों की अगर हम डाटा बनाएं तो उसमें जैसे 60 से शुरू होंगे, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, तो उसके लिए क्या इतना खाली छोड़ेंगे हम? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये टेढ़ी लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या है कि 0 से 20 तक की संख्याएं हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, 0 से 20 तक की संख्याएं हम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जब भी आपके पास डाटा थोड़ा सा दूर से शुरू हो रहा है ना, 0 से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी लाइन रब करके इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखा दो। इसका मतलब क्या है कि शुरू वाली संख्याएं हम यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि आयत चित्र के आधार पर अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो जैसे हम दंड आलेख में उत्तर देते हैं ना, ऐसे ही देना होता है, बस थोड़ा सा अलग है। जो अलग है वो चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 वर्ष से कम है। 45 वर्ष से अधिक यानी 45 से 50 वाला आ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे मान लिया आप वर्ग अंतराल लिखते हैं ना, 45 से 50, तो इसका मतलब 45 या 45 वर्ष या 45 से ज़्यादा वाला इसमें आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 45 वाला तो इसी में ही आएगा, और एग्जैक्ट 50 वाला नहीं आएगा, 50 से कम वाला आ जाएगा इस वर्ग में। तो 45 से 50 यहाँ पर दिखा रखे 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 5। 35 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या, 35 यहाँ पे है, तो 30 से 35 में
35 वाला तो नहीं आएगा, 35 से कम वाला ही आएगा। तो 6, 5 11 और 4 15। ठीक, 6 और 5 से 11 प्लस 4 15 ऐसे अध्यापक हैं जिनकी आयु 35 से कम है। ठीक, तो देखिए 35 से कम में क्या आएगा, 35 से इधर इधर वाले सारे आ जाएंगे। अगर 35 से वर्ष या इससे अधिक पूछे तो ये सारे सारे इधर वाले आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए हमें हमारे एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 80 पर एक क्वेश्चन प्रयास करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक आयत चित्र दिया है और इस आयत चित्र में ये पूछ रखा है कि इसमें क्या सूचना दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सूचना देखने के लिए तो हम इसके दोनों एक्सिस को ही देखेंगे ना। यहाँ पर है कक्षा 7 की लड़कियों की संख्या और यहाँ है ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या सूचना दे दी कि 7वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई की सूचना हमें इस आयत चित्र में दी गई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि कक्षा 7 की लड़कियों की ऊंचाई की सूचना हमें इस आयत चित्र में दी गई है। अगर नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, और नहीं तो अगला क्वेश्चन देखो कि किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। अधिकतम लड़कियां जैसे इससे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि अधिकतम लड़कियां जो इस वर्ग में हैं जो कि 140 से 45 हैं। तो देखिए 140 से 145, ठीक है, 140 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। ऐसा आपने पूरा लिखना है इसको। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कितने लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। 145 यहाँ पे आ गया, 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, ये वाला सारा पोर्शन इसमें आ जाता है। तो 4 + 2 6 + 1 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा 7। यदि हम लड़कियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करें तो प्रत्येक में कितनी लड़कियां होंगी। 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक को समूह ए में, 150 या उससे अधिक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो हो गया समूह ए। ठीक, और उसके बाद 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक परंतु 150 सेंटीमीटर से कम। 140 से अधिक लेकिन 150 से कम। तो यहाँ देखो 140 और ये 150, 140 से अधिक और 150 से कम, यानी ये वाली जो कैटेगरी है, यानी ये दोनों जो डंडे हैं ये कैटेगरी बी के अंदर आ जाते हैं। कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, बी में। अब देखो 140 सेंटीमीटर से कम समूह सी है, 140 सेंटीमीटर से कम यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे के सारे कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा समूह है, सी समूह है। ठीक, तो अब देखो कि प्रत्येक ग्रुप में कितनी कितनी लड़कियां देखनी है। कि समूह ए में 2 + 1 3 है, तो यहाँ पर समूह ए में कितनी है, 3 लड़कियां हैं। समूह बी में 7 + 4 11, समूह बी में जो है वो कितनी है, 11 है। और समूह सी में देखो, सी में हो जाएगी 1 + 2 3 और 3 6। ठीक, तो इस तरह से किसी भी आयत चित्र से हम जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बारंबारता, कोई वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में दे रखी हो तो उसके भी हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इससे पहले भी एक प्रयास कीजिए नाम से उसमें सारणी पर आधारित इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो मैंने बीच में स्किप कर दिया था, वो आपके लिए छोड़ दिया है। तो उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है कि जैसे उसमें आपको क्या देगा कि 125 से 130 सारणी बना देगा। एक विद्यार्थी है 130 से 135, कितने विद्यार्थी हैं, 2 है,
135 से 140 कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी, यानी जो यहाँ पर आयत चित्र के रूप में दे रखा वहाँ बारंबारता बंटन सारणी के रूप में दे देगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछने कोई अलग से है नहीं। ठीक, तो अभी हम आपकी प्रश्नावली 5.1 से पहले जितना भी बेसिक दिया हुआ था ना उसको हमने अच्छी तरह से कर लिया है। अभी आप एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं और आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। और अगले जो लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में मैं एक्सरसाइज 5.1 की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, और पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।